चलो हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कल सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जिसपे हमने क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है बेटा, आइए उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फील्ड, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड, देखिए हम लोग कल फोर्सेस पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए ध्यान से, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है ये जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। देखो बातें नहीं करो। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता बेटा, ये कोई मास है, बातें नहीं, ये कोई मास है m, इसके चारों ओर फील्ड होता है। एवरी मास के चारों ओर फील्ड होता है। फील्ड का मतलब होता है वो रीजन, एवरी मास के चारों ओर का वो रीजन जिसमें कि कोई अनदर मास लाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जैसे ये मास m है, इसके चारों ओर का वो रीजन, वो स्पेस अराउंड अ मास, अगर उस स्पेस में कोई दूसरा मास हम ला के रखें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम इस मास के चारों ओर की इस स्पेस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। हम लोग अभी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, हम लोग अभी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, हम लोग अभी मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। हम अर्थ पे हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड हम पे ज्यादा लग रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का असर हम पर ज्यादा है। तो हर मास, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा हो, इस ग्लास के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका, इस चौक के चारों ओर इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। हर मास के चारों ओर एक स्पेस जिसे हम बोलते हैं कि इसमें कोई दूसरा मास अगर आया तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगा देगा। ये मास इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो हम बोलेंगे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया ये मास। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? तो हम बोलते हैं द स्पेस और रीजन अराउंड अ मास in which another mass experiences the force। क्लियर हुआ? तो सिंपल सी बात है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बोलता है ग्रेविटेशनल फील्ड तो रीजन और स्पेस, द रीजन और स्पेस अराउंड अ मास, द रीजन और स्पेस, बेटा बात मैं करूं, द रीजन और स्पेस अराउंड अ मास in which another mass experiences force, in which another mass experiences force। प्लीज, तो बात तो क्लियर हो गया कि सभी मास के चारों ओर अपना अपना एक फील्ड होता है। प्लीज सुनिए, बातें ना करिए, प्लीज शांत। एवरी मास के चारों ओर अपना एक फील्ड होता है, ठीक है ना? एवरी मास के चारों ओर, ये फैक्ट है बेटा, दिस इज द फैक्ट। ये फील्ड दिखता नहीं है, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली। प्लीज, ये फील्ड दिखता नहीं है, ये केवल एक्सपीरियंस किया जाता है। अर्थ का फील्ड हमें दिखता नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ये एक्सपीरियंस होता है इसका। और किसी मास के कारण फील्ड कहां तक होगा तो हम बोलेंगे फील्ड इज अ लॉन्ग रेंज फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ लॉन्ग रेंज फील्ड। यानी इस मास की जो फील्ड का रेंज है वो रेंज इनफाइनाइट तक होगा, यानी हम बोलेंगे बहुत दूर तक ये फील्ड एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ लॉन्ग रेंज फील्ड। अगर आपको कभी बोला जाए कि इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक होगा तो हमारा जवाब आना चाहिए इनफाइनाइट तक होगा। बहुत दूर का मतलब होगा इनफाइनाइट तक होगा, वेरी सिंपल। अब यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है, किसी पॉइंट पर, मेरी बात सुनेगा ध्यान से, किसी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर मुझे कहेगा भैया इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी,
अगर आपसे बोलेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका मतलब मैं इसे ई वेक्टर से लिखता हूं बेटा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर से लिखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेरी सिंपल, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर मुझे इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू बतानी है तो मैं यहाँ टेस्ट मास रखूंगा, मैं यहाँ टेस्ट मास रखूंगा। लिखने से पहले मेरी बातों को सुनो, वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है ना। मैं यहाँ टेस्ट मास रखूंगा, मान लीजिए वो टेस्ट मास जो है m है। अब जैसे मैंने टेस्ट मास रखा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट मास। अगर m मास का कोई मैंने टेस्ट मास रखा और वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करा तो यूनिट मास के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाता है फोर्स, जैसे मान लीजिए मैंने 2 kg मास रखा और इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया 10 न्यूटन, तो यहाँ पर का अगर मुझे फील्ड कहेगा तो मैं बोलूंगा 10 न्यूटन ने 2 kg का फोर्स, मतलब 2 kg ने 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो 1 kg जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को बोलते हैं फील्ड की इंटेंसिटी। आप सुनते हैं फील्ड इंटेंसिटी, मैं फील्ड इंटेंसिटी को सुन करके कन्वर्ट कर लेता हूं उसका सही मतलब में। आप बोलते हैं फील्ड की इंटेंसिटी सॉल्व करो और मैं सुनता हूं अच्छा यूनिट मास में कितना फोर्स लग रहा है वो फील्ड है वो सॉल्व करो। आज के बाद कभी बोले किसी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, मतलब यूनिट मास पे कितना फोर्स लगेगा वो बताओ। तो अगर m मास पे m फोर्स लग रहा है तो यूनिट मास का मतलब m से डिवाइड करना होता है, यानी F अपॉन m इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर केजी या जूल पर मीटर। आगे आप पढ़ोगे, नहीं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है, ये आगे आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो। वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं इसको, या आप पढ़ोगे E बराबर dV बाई dr के फॉर्मूले से, तो वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होती है। ठीक है बेटा, फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो हम बोलेंगे जिधर भी टेस्ट मास, दिस इज द टेस्ट मास। व्हाई दिस इज कॉल्ड द टेस्ट मास? हम इसे टेस्ट मास क्यों कहते हैं? हम इसकी मदद से फील्ड सॉल्व कर लेते हैं। फिर मास को हटा दो, इस मास को उठा के यहाँ से रिप्लेस हटा दो, बिल्कुल रिमूव कर दो, फील्ड रह जाएगा। अगर कोई सुनो ध्यान से, फील्ड का यूज क्या है, हम लोग क्यों फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ते हैं? अगर मुझसे बोले कि यार ये कोई पॉइंट है m, इसकी फील्ड इंटेंसिटी ना यहाँ पर वो यार 2 न्यूटन पर केजी है, इसका मतलब होता है कि भैया इस पॉइंट का इंफॉर्मेशन आ गया। दिस द इंफॉर्मेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फील्ड की इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर केजी इस पॉइंट पर। इसका अर्थ ये हुआ इफ वी प्लेस द 1 kg ऑफ मास, अगर मैं 1 kg का मास रखूंगा तो उस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और अगर मैंने 2 kg का मास रखा तो 1 kg पर 2 न्यूटन, तो 2 kg पर 4 न्यूटन। अगर मान लो हमें बोलेगा कि इफ m मास इज प्लेस्ड व्हाट विल बी द फोर्स इन द फील्ड, अगर बोलेगा इफ m मास को रखा गया व्हाट विल बी द फोर्स, तो बोलेंगे F इक्वल टू m ही कर दो, यूनिट मास पे फोर्स है E, m से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज द फोर्स। अगर यहाँ पे फील्ड है 2 तो 2 और 2 kg रखा तो 2 into 2 4, 3 kg रखा 2 3 जा 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यानी फील्ड से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? फोर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस पॉइंट पे फील्ड पता है, यानी उस पॉइंट पे तुम मास जैसा रखोगे उस पे कितना फोर्स लगेगा वो मुझे फील्ड से पता चल जाएगा, F इक्वल टू AB के फॉर्मूले से। बात समझ में आ गई? लिखो जरा फील्ड। भैया प्लीज बातें ना बात थोड़ा जल्दी लिखना बेटा, स्पीडली प्लीज।
लोग संडे मना रहे थे, आज तो लग रहा अजीब हो गया भाई, ये क्या है, ये फील्ड विट पढ़ा रहे हैं, कल का तो पढ़ाया ही नहीं, इसके पहले का तो पढ़ाया ही नहीं। हाँ हो मिटा दें। आराम से बातें नहीं। देखिए लिखिए बेटा, हेडलाइन दीजिए। हेडलाइन दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए अगर ये कोई पॉइंट मास है तो पॉइंट मास की वजह से फील्ड, पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस की इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है। मैंने आपको जैसा बताया, अगर मुझे इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पर कोई टेस्ट मास m रखूंगा और बहुत ही सिंपल है, इस मास की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अच्छा जानते हो जिस मास की वजह से मैं फील्ड यहाँ पे कंसीडर करने वाला, फाइंड करने वाला, इस मास को हम बोलते हैं सोर्स मास। सोर्स, दिस इज द सोर्स ऑफ द फील्ड। हम इसके चारों ओर देख रहे हैं फील्ड और मुझे इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, और ये स्मॉल m को बोलते हैं टेस्ट मास। आप यहाँ मास रखोगे तो फोर्स लगेगा, मास नहीं रखोगे तो फील्ड तो प्रेजेंट रहेगा, फील्ड रहेगा, और मास रख दोगे तो फोर्स लगने लगेगा। यहाँ पर मुझे फील्ड पता करना है तो मैंने टेस्ट मास m रखा, उस पर फोर्स लगने लगा। कल न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ G(m1m2/r² पढ़ा था। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? F/m, F/m, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट मास, है ना। m मास का जब रखा मैंने बॉडी तो F फोर्स एक्सपीरियंस करा, तो F/m इज द फील्ड। तो E बराबर आ जाएगा, स्मॉल m कट जाएगा, फोर्स की वैल्यू रखेंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास इज E बराबर Gm/r²। अगर मुझे फील्ड का वेक्टर फॉर्म कहेगा बेटा, गेस करिए फील्ड का वेक्टर फॉर्म। कल मैंने फोर्स का वेक्टर फॉर्म सिखाया था, बहुत बढ़िया। यहाँ -Gm/, अगर मैं r² रखूंगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? r²। कल मैंने सिखाया था वेक्टर फॉर्म, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जितनी बार मैं बोलूंगा कल मैंने सिखाया था उतनी बार इन लोग का एकदम खोपड़ी खराब होगा, है ना। कल मैंने सिखाया था। जल्दी आराम से, आराम से, बहुत आराम से और बड़े आराम से। और थोड़ा स्पीडली। हाँ मिटाएं एक, भाई थोड़ा कंट्रोल रखना, कोई बात नहीं। देखिए सुनिए बेटा प्लीज, ये बातें नहीं। देखिए हमने पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया। इतना याद रखिएगा कि किसी मास की वजह से जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन पूछा जाएगा। मैग्नीट्यूड तो आप समझ गए, E बराबर Gm/r²। अगर मुझसे कहेगा किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन, तो फील्ड की डायरेक्शन आपको याद रखना है टुवर्ड्स द मास। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन याद रखना है टुवर्ड्स द मास। जिस मास की वजह से आप फील्ड देख रहे हैं उसी मास की तरफ ये फील्ड होगा, ठीक है।
तो along the line and towards the mass ऐसे करके ये होता है किसी पॉइंट मास की वजह से फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर बेटा अगर मुझे पॉइंट मास के क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। अब जैसे देखिए, अब जैसे हम लोग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, m मास है 2m मास है। अगर मुझसे क्वेश्चन कहेगा कौन से पॉइंट पर द फील्ड इज जीरो, कौन से पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, एट विच पॉइंट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, एट विच पॉइंट द फील्ड इज जीरो, वो पॉइंट बताइए जहां पर फील्ड जीरो है। तो यहां पर देखिए बेटा ध्यान से, हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे। माना दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है r और हमें बताना वो पॉइंट जहां पर फील्ड जीरो है। देखिए मिड पॉइंट पे फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इस मास की वजह से इस पॉइंट पर जितना फील्ड इधर होगा। देखिए फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जिस पॉइंट पे फील्ड करे वहां पर कोई थर्ड मास का होना जरूरी नहीं है। मास रहेगा तो फोर्स बोलते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था कि मिड पॉइंट पे फोर्स बताओ, तो हमने यहाँ m0 रखा था। आज हम इस पॉइंट पर फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ मास की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है मास की। मैं तो बोलूंगा इस मास की वजह से फील्ड इधर और इस मास की वजह से फील्ड इधर, और मैं बोलूंगा सर डिस्टेंस सेम है तो ये मास बड़ा है, ये यहाँ ज्यादा फील्ड क्रिएट कर देगा, तो अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, जीरो नहीं हो पाएगा। हम बोलेंगे फील्ड जीरो बताना है, वो पॉइंट बताइए जहां फील्ड जीरो है, तो बोलेंगे बड़े मास से दूरी बढ़ाइए और छोटे मास की तरफ ये देखिए पास में कहीं पर ये डिस्टेंस x जहां पर हम मानेंगे कि फील्ड इज जीरो। देखिए ये पॉइंट है जहां पे फील्ड जीरो, तो उससे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, द न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए इस मास की वजह से टुवर्ड्स द मास फील्ड यहाँ पर ये, और इसकी वजह से फील्ड इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड जहां पर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वहां रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो मैं यहाँ पर E1 बराबर E2 के तरीके से बनाऊंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अब E इसकी वजह से यहाँ पर जो होगा फील्ड, इसका फॉर्मूला है gm/r², तो gm/x², और इसकी वजह से फील्ड g × 2m अपॉन, हाँ ये डिस्टेंस r-x होगा ना, r-x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा g से m और g से m कैंसिल आउट। अब देखिए स्क्वायर है, मुझे x सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो ताकि स्क्वायर पूरा खत्म हो जाए। ये मिटाता हूं मैं, लिखा आपने, जब लिखेंगे जब। शांति शांति, कई बार बोल चुका हूं। इधर इधर बिठाता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर √2 और नीचे r-x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, r-x = x√2। देखिए -x इधर जाएगा, +x, देखो काट दिया तो +x उधर पहुंचा दिया, तो x = होगा r/√2 + 1। बेटा कभी कभी आंसर ऐसे भी दे देता है r√2 - 1, पता है क्यों ऐसा? इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। √2 - 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। तो इसीलिए इस तरह का मेरे को क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा भाई। मिटाया जाए, इधर मिटा रहा हूं, घबराना नहीं। हाँ देखिए, अच्छा बेटा जैसे लेटर सपोज अगर मुझसे कहेगा, अच्छा बताइए, फटाफट बताते चलिएगा, पहले बताइएगा, लिख लिया यहां तक? yes, sir। हाँ यहां तक लिख लिया है, वेरी गुड। मैं मिटा देता हूं क्योंकि जब तक बोर्ड करेगा तब तक लिखते हैं।
आराम से। क्या हुआ? आराम से। केवी आज वहां बैठा है, अब केवी तुम यहाँ बैठोगे? एक जगह फिर से बैठना, इधर उधर चलना नहीं। हाँ भाई ध्यान से। तौफीक कहाँ बैठा है? तौफीक वहां बैठा है। कल आप लोगों को घटने की जानकारी नहीं है, जो नहीं आए थे उन लोगों को घटना की जानकारी नहीं हुई। कल आप आते तो मजा आता, फिर देखते बैठने के लिए क्या हो रहा था। देखिए अच्छा बेटा, ये एक लेटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर पर एक मास है। प्लीज जरा सुनिए। अच्छा बेटा, सिर्फ अनुमान लगाइए, जल्दी से बताइए इस ट्रायंगल के सेंटर पे ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा? हाँ, इतना भी अनुमान मत लगा दीजिए, सही से बताइए। 0 कंफर्म है? ठीक है, तुक्का तो नहीं रहा था। एम मास का पार्टिकल यहाँ पर फील्ड। अच्छा बताइए, इस ऊपर वाले मास के से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, राइट या लेफ्ट? अच्छा, टुवर्ड द मास। मैग्नीट्यूड मान लीजिए ई है, इस मास के से यहाँ पर फील्ड टुवर्ड द मास, मैग्नीट्यूड विल बी ई, सेम होगा। जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है, मास तो सेम है ही। और इसकी वजह से इधर 120 120 120 याद करिए, वेक्टर में पढ़ा था, है ना? नेट फील्ड विल बी 0। मुंडी पर करिए, मुंडी पर करिए। किया हुआ है ना मुंडी पर? बहुत अच्छा। अच्छा, स्क्वायर है, चारों कॉर्नर पे सेम मास है, सेंटर पे फील्ड ऑब्वियसली क्या होगा? 0। बहुत बढ़िया, कुछ तो समझ ही रहे। सेंटर पे फील्ड विल बी 0, एट द सेंटर द फील्ड इज 0। अच्छा एक मिनट, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि रेगुलर पॉलीगॉन्स हो, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे करके रेगुलर पॉलीगॉन हो और सभी कॉर्नर पे इक्वल मासेस हो, तो सेंटर पे फील्ड क्या दोगे? 0। सेंटर पे फील्ड तुरंत पकड़ा देना कि 0 होगा। क्लियर? अब यहाँ पर बेटा जो हमसे सवाल पूछा जाता है वो सुनिए, जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर वह सुनिए। पहले मिटा दो इसे, थोड़ा जल्दी लिखिए। आराम से, आराम से। मिटा दें, इधर मिटा दो। देखिए भाई, अच्छा अच्छा, अरे सिलेक्टेड हो यार, 2021 सिलेक्ट हो तुम, क्या बात कर रहे हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। रैंक के लिए बस चल रहा है तुम्हारा जद्दोजहद। 615 तो आनी आना है, कौन रोक लेगा कम वक्त। देखिए अब तो चल रहा है कि 720 मैं ही लाऊंगा, बगल वाला बोला नहीं मैं लाऊंगा 720। देखिए ध्यान से। खैर अच्छा, हम लोग की क्लास में अगर हमारे टीचर बोल देते कि यार आगे बैठा करो, देखो तुम्हारा जगह ये है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ जगह फर्स्ट पेज पे, हम लोग कितना खुश होते थे। लेकिन देखो कितना जमाना उलट गया, टाइम कितना उल्टा चल रहा है। स्टूडेंट को आगे बैठने के लिए बोला जाए, पहला स्थान दिया जाए, वो यहाँ से सबसे आखिरी बेंच पे बैठना पसंद करता है। देखिए क्या अब यहाँ पे सवाल कैसा बनता है बेटा, ये सुनिए। सवाल ऐसे बनता है, सुनिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं बोलूं, जैसे ये पूछा हुआ सवाल है कि ये हेक्सागन है। अब आपसे मान लीजिए बोल देगा, ये हेक्सागन में बोलेगा कि प्रत्येक कॉर्नर पे m मास का पार्टिकल है, लेकिन एक कॉर्नर पे मास नहीं है, एक कॉर्नर खाली रह गया। अब हमसे बोलेगा सेंटर पे फील्ड बताओ। अब सेंटर पे फील्ड कहेगा तो सेंटर पे फील्ड क्या देंगे? क्या 0 इस बार देंगे? हम 0 नहीं देंगे, क्योंकि सभी कॉर्नर पे मास होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। ये साइड तो सब इक्वल है, लेकिन ये खाली रह गया। बोलेगा अगर खाली तो चलो सेंटर पे फील्ड बताओ। तो आपको करना क्या बेटा, मेरी बात सुनिए, आपको करना क्या है, ध्यान से पहले सुन लीजिए कंसेप्ट।
अगर ऐसा सवाल आता है करेंगे क्या? हम बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ पर m मास अगर रख दूं तो क्या सेंटर पे फील्ड 0 हो जाएगा? हाँ, तो इस m मास के रखने से ये m मास यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा इधर की तरफ, और अगर ये साइड A है, क्योंकि ये A है तो ये भी होता है, इस मास के रखते इस सेंटर पे फील्ड इधर जनरेट करेगा Gm/r² a स्क्वायर। तो सोचिए इस मास के यहाँ पे रखते ही यहाँ पे फील्ड 0 हो गया, तो इस मास के रखने से क्या हो गया? तो इस मास के रखने से ये सेंटर पे इतना फील्ड क्रिएट किया, यही ना करेगा बल? इस मास के रखने से सेंटर पर इतना ही फील्ड क्रिएट करेगा, इतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब डेफिनेटली बाकी जो मासेस हैं उनकी वजह से उतना ही फील्ड इधर रहा होगा, Gm/a² उतना ही फील्ड इधर रहा होगा। ये नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं है, और इसके रख देने से फील्ड 0 हो गया। इसके रख देने से ये जितना मैग्नीट्यूड का फील्ड इधर क्रिएट करेगा और उसके बाद 0 होगा। इसका मतलब जितने मैग्नीट्यूड का फील्ड क्रिएट करेगा बाकियों के उतना ही फील्ड उल्टा रहा होगा। इसको लाया उतना ही मैग्नीट्यूड क्रिएट हुआ और ये मिला के रिजल्टेंट 0 हो गया। तो कंसेप्ट ये है कि जिस जो कॉर्नर खाली है वहां पर उतने ही मास का पार्टिकल अगर रखते हैं तो जितना फील्ड यहाँ पर क्रिएट करेगा इसका मतलब बाकियों की वजह से उतना ही मैग्नीट्यूड का फील्ड है और वो अपोजिट है। अब आपको बनाना कैसे सवाल? बहुत जल्दी से। तो आपको करना क्या है? आपको बोलना है सर जो कॉर्नर खाली है, कॉर्नर ये वाला खाली है, ये कॉर्नर खाली है, ठीक? तो बोलना है कि इस कॉर्नर पर m मास मान लो, बाकी सबको हटा दो। ये कॉर्नर खाली, इसके वजह से फील्ड कितना होगा? तो Gm/a², और इसकी वजह से जिधर भी फील्ड है उसका अपोजिट फील्ड कर दो, डायरेक्शन उल्टा कर दो। दिस इज द नेट फील्ड ड्यू टू द बाकी सब चार्जेस, बाकी सब मासेस। जानता हूं आपको जो कोना खाली है, जो कॉर्नर खाली है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो कॉर्नर खाली है वहां पे उतना ही मास सपोज करके मैग्नीट्यूड पहले देख लो Gm/a², और इसकी वजह से फील्ड जिधर होता उसका अपोजिट कर दो, तो बाकियों की वजह से फील्ड ये निकल गया। आई हैव सम कॉमन सेंस कि m मास का पार्टिकल रखेंगे तो Gm/a² प्रोड्यूस करेगा और तब रिजल्टेंट 0 है। क्यों 0 होगा? जितना इसका मैग्नीट्यूड रहा उतना बाकी का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अपोजिट करना है बस। यानी जो खाली कोना उसके अपोजिट फील्ड की डायरेक्शन दिखा दीजिए। नहीं आ समझ में? अच्छा एक मिनट, चलिए एक कोना खाली कर दिया और ये आ रहा है, बताओ सेंटर पे फील्ड कितना होगा? जल्दी बताओ। ये खाली कर दिया, बताओ कितना होगा? Gm/r²। किधर जो खाली कोना उसके अपोजिट फील्ड दिखा दीजिए, इधर होगा Gm/r²। लो जी, हो गया। नहीं आ समझ में? अच्छा रुको, अरे चलो इसमें बताओ क्या ये 2m मास है, रेगुलर है, बराबर है, टेंशन ना लेना। अब बेटा सभी कॉर्नर पे 2m मास है, एक कॉर्नर खाली रह गया, एक कॉर्नर मिला क्यों रहे भाई? सेंटर से एवरी कॉर्नर की डिस्टेंस r है। अब मुझे बताओ सेंटर पे फील्ड कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब बताओ कितना होगा? Gm/r²। Gm/r²। अब किधर की तरफ? एक मिनट, A C B D E F। अब मुझे बताओ CB, CB क्यों होगा? CB क्यों होगा? CB होगा। अच्छा जरूरी है कि ये लाइन सामने सामने होगी? आपने बनाई है सर। ये बना हुआ है, ये एक ही लाइन बना हुआ है, एक ही लाइन में, ये इसी लाइन का है। बैल बुद्धि यहाँ चल आती है तो सीधी लाइन आती है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा
डायगोनल बन जाता है। यहाँ डायगोनल बनेगा ये लाइन और ये लाइन। हम बोलेंगे सर सेंटर पर जो फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 2gm/r² और उसकी डायरेक्शन होगी A to C की तरफ। A to C इधर की तरफ फील्ड होगी, बिल्कुल इधर ऐसे। C भी नहीं होगी बल्कि इसकी वजह से यहां पर 2m रखेंगे, किसके से फील्ड इधर होगा, तो बाकियों जैसे ठीक अपोजिट फील्ड होना चाहिए, बिल्कुल इधर A to C की तरफ, A से C की तरफ डायरेक्शन होगी। तो 2gm/r² along CB भी लिख देगा, along AC भी लिख देगा। आपका ध्यान ही नहीं जाएगा अरे AC कहाँ है, तो CB होगा ऐसे, क्योंकि आपकी आदत में तो ये है ना, आपकी आदत में हमेशा ये बना हुआ है कि इस लाइन के सीधे तो लाइन होना ही है और वो हमेशा स्ट्रेट जाएगा, एक ही लाइन पर रहेगा। अरे मैं बुद्धि ये CB अलग एंगल पर है, ये सेम लाइन पर थोड़ी ना है। पहले सीधा लग रहा था, कुछ भी जबरदस्ती। ठीक है, लिखिए, लिखिए लिखिए। इसके नीचे आंसर लिख लीजिएगा 2gm/r² along CB। क्या बोला? अच्छा A to C, क्या बात है, 2gm/r² along A to C। घबराने का नहीं, जोर से बोलो। क्या आराम से, आराम से। मिटा दे बच्चों। यहां क्या लिखोगे, लिख देता हूं वरना जान दे देंगे। 2gm/r² along बोलो, along A to C। देखिए बेटा सुनो, चलो इस सवाल को सभी लोग बताएंगे, आंसर फटाफट बताना है। ये स्क्वायर है m 2m 3m 4m, सेंटर पे फील्ड बतानी है, फाइंड द फील्ड एट द सेंटर, और साइड ए है, फाइंड फील्ड एट द सेंटर, फाइंड फील्ड एट द सेंटर। हो गया अमित जी? 20gm/a²। कितना रहा अमित जी? आर क्या है? √2gm/a²। 20gm/a²। और कोई मैदान में 2mg 2gm a², 2gm/a²। और कोई मैदान में 4gm/a²। ऊपर की बोलो। 4√2gm/a²। 4√2gm/a²। प्रिंसी का वही आंसर है। और कोई है मैदान में? मनोज कुमार सिंह, केवी।
कौन है? अच्छा डी के बताओ। हाँ बोलो तुम बोलो। 4gm/a²। हाँ बोलो। आज अरुण कुमार से नहीं आया क्या? अरुण कुमार क्या हुआ? लड़की वाले देखने ना अरुण कुमार को। अच्छा अभी तो तुम लोग मुझे भी ठीक से नहीं आई है, आराम से देखिए। अच्छा देखिए, चलो ध्यान से। हरदीप बड़ा खुश रहता है। हरदीप इज हैप्पी बॉय। शांत बस हो गया। चलो ध्यान। सेंटर देख ले। सेंटर पे फील्ड देखो बच्चों, बेटा ध्यान दो। सेंटर पे फील्ड m मास की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा वो E मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, gm/r², ये जो भी होगा। अच्छा 2a मास की वजह से फील्ड इधर की तरफ होगा, 2 टाइम्स ऑफ E कर दूं, जितना इसी उसका डबल ही तो आएगा, क्योंकि मास में 2m हो गया, बाकी डिस्टेंस तो वही है। इसको कर लूं 3e और इसको कर लेते हैं 4e। अब देखिए 4e और 2e अपोजिट है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही स्क्वायर है और सेंटर पे क्या इधर की तरफ 2 टाइम्स ऑफ e और 3e और e का डिफरेंस फिर से 2 टाइम्स ऑफ e और 90 डिग्री का एंगल है। रिजल्टेंट इधर की तरफ हो जाएगा और रिजल्टेंट हो जाएगा जो भी मैग्नीट्यूड है 90 डिग्री पे उसमें √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो क्लियर? अब E की वैल्यू होता है gm/ डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? डायगोनल का हाफ a/√2 ना, स्क्वायर करेंगे तो a² / √2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 √2 gm/a²। ये आंसर कम लोगों ने दिया था, 2-3 लोगों ने दिया था। इधर से तुमने दिया था ना? तुमने नहीं दिया था ना? 4 आया था, 4√2। ठीक है वेरी गुड। और प्रिंसी ने तो 4 निकाला था। हाँ अच्छा 4√2 दिया। बेटा शांत प्लीज। बेटा लिखिएगा हेडलाइन, बोले देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए बच्चों, देखिए रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग। देखिए यूनिफॉर्म रिंग है। पहले रिंग के सेंटर पे हम फील्ड देख लें। देखो प्लीज, रिंग के सेंटर पे फील्ड। अच्छा देखो बेटा, ये रिंग है और रिंग के सेंटर पे फील्ड बतानी है। इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहला जो फॉर्मूला था पॉइंट मास की वजह से E = gm/r², तो E = gm/r² ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। यहाँ पर रिंग एक पॉइंट मास नहीं है। अब यहाँ पे सेंटर पे फील्ड बताना है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास है dm, और केवल इसकी वजह से देखेंगे, बाकी पोर्शन को भूल जाएंगे। इसकी वजह से फील्ड सेंटर पे होगा टुवर्ड्स द मास, और छोटे मास की वजह से फील्ड को de से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, और इस फील्ड का डायरेक्शन हम जानते हैं टुवर्ड्स द मास। अब ठीक ऐसा ही डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेते हैं, तो इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ होगा, और जितना मास ये उतना ही मास ये था dm, तो ये भी dm।
और डिस्टेंस भी वही, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड डी है तो इधर भी डी। तो होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो सेंटर पर इसकी वजह से जितना फील्ड उतना ही डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट उसको बैलेंस कर देता है। तो होता क्या है कि रिंग का कोई भी स्मॉल एलिमेंट मानते हैं हम, तो स्मॉल एलिमेंट का ठीक वैसा ही डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट उसके फील्ड को कैंसिल कर देता है, जिससे ओवरऑल जो हम बोलते हैं कि सेंटर पर जो नेट फील्ड होता है वो होता है जीरो। इसीलिए सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, सेंटर पर फील्ड का वैल्यू होगा जीरो। ध्यान से सुनिए, जबकि एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पर फील्ड, देखिए जैसे रिंग है उसके एक्सिस पर फील्ड, ये पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है। हम एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करेंगे, इसकी वजह से फील्ड, देखिए छोटा सा एलिमेंट है, इसके वजह से फील्ड अलोंग द लाइन एंड टुवर्ड्स द मास DE, ये ऐसे। और अब बेटा डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ऐसे मानेंगे, इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ, यानी अब की बार ये डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट फील्ड कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, थीटा एंगल मानेंगे, डी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, और ये जो वैसा ही एलिमेंट इधर भी प्रोड्यूस कर उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होता है, ये वाला ऐड हो जाता है। तो जो टोटल फील्ड होगा एट द एक्सिस वो हम ऐड करेंगे, डी cos थीटा ऐड करेंगे ना। अच्छा दो लोग हैं तो 2, अब ये एलिमेंट होता तो 4, फिर और होता तो 6, ऐसे ही होता ना। तो हम एक काम करते हैं ना, डी cos थीटा ही तो आएगा इधर की तरफ कंपोनेंट, थीटा तो cos आएगा, इंटीग्रेट कर देते। इंटीग्रेशन का मतलब ही तो जोड़ना, हर एलिमेंट का डी cos थीटा ऐड होगा, इस एलिमेंट का डी cos थीटा, इस एलिमेंट का डी cos थीटा, इस एलिमेंट का डी cos थीटा, सबका डी cos थीटा ऐड अप हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। इसमें बेटा डी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू सब कर कुरा के फाइनल जो रिजल्ट लिखते हैं वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अब हम लोग को डेरिवेशन में नहीं जाना है ज्यादा, gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज आवर रिजल्ट। सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपको आज के बाद बोलूं बेटा रिंग के एक्सिस पर x क्या है, सुनिए ध्यान से, r क्या है, r इज द रेडियस, r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, और x क्या है, तो सेंटर से, रिंग के सेंटर से एक्सिस का ये पॉइंट x डिस्टेंस पर है। अब तो आपको देखना है रिंग का रेडियस r और रिंग की एक्सिस, जिस पॉइंट पर आप फील्ड पूछ रहे सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस x। तो फील्ड का फार्मूला आपको याद रखना है, m इज द मास ऑफ द रिंग, x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, गेस करो फील्ड का डायरेक्शन, तो बोलेंगे यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सिस के लॉन्ग एंड सेंटर की तरफ, तो टुवर्ड्स द सेंटर लिखो। देखना जरा, देखना आराम से, बातचीत नहीं। थोड़ा जल्दी, ईमानदारी के साथ। देखो जोर से बोलो, आराम से। समझो आराम से और लिखो तेजी से। तुम लोग अब तक लिख ही रहे हो, सेजय दीदी लिख करके सो भी गई। मिटा दे, लिखिए।
देखो बेटा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परंतु इसके लिए मुंडी को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। देखिए, इस रिंग का जो क्वेश्चन आता है ये बड़ा ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये रिंग का ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। पहली बार या प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत ही फेमस है। क्या होता है सुनो, ये रिंग है और आपसे क्वेश्चन कहेगा ये एक्सिस है, रिंग का मास सेम है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या करेगा, एक पार्टिकल मैंने एक्सिस पर रखा और छोड़ दिया, एक पार्टिकल मैंने एक्सिस पर रखा और इसे यहां से छोड़ दिया, तो हम बोलेंगे रिंग जो है इस पर फोर्स लगाएगा टुवर्ड द सेंटर, ये टुवर्ड द सेंटर ऐसे पुल करेगा रिंग, और ये यहां पर छोड़ा मैंने तो ये रिंग के फोर्स की वजह से इधर की तरफ चलने लगेगा, सेंटर पर आएगा, ये सेंटर पर किसी वेलोसिटी से पहुंचेगा तो फिर दूसरी तरफ निकल जाएगा, और जब दूसरी तरफ जा रहा होगा तो फोर्स फिर इधर पुल करेगा, तो यहाँ स्पीड स्लो होता जाएगा, स्लो यहाँ पे रुकेगा, फिर वापस यहाँ से चलेगा और कुल मिलाकर ये ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। अब आपसे सवाल कहेगा कि सेंटर से मैंने h डिस्टेंस पर ये पार्टिकल को छोड़ा, तो आप देखिए, अगर कहीं ऐसा हो लिखा हुआ हो कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, यानी बेटा ये जो पार्टिकल जहां पर हम एक्सिस पर छोड़ रहे से ये x बहुत ही छोटा हो और रेडियस बहुत ही बड़ा हो, यानी या तो लिख देगा नियर द सेंटर हमने छोड़ा, एक्सिस पर ही सेंटर के नजदीक छोड़ दिया, या ये लिख देगा x इज वेरी वेरी लेस देन r। तो हमें यहां पर बोलना है कि देन पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM, यानी पार्टिकल जो है वो SHM में होगा, एग्जीक्यूट SHM, आपको ये आंसर देना है SHM एज वेल एज पीरियोडिक, एज वेल एज पीरियोडिक, ध्यान से सुनिए, पीरियोडिक तो होगा ही और साथ में SHM होगा, ध्यान सुनिएगा, आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो कि x इज नॉट वेरी लेस देन r, x इज नॉट वेरी लेस देन r, r से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, हो सकता है इक्वल टू r हो, तो क्लियर हो गया कि बहुत छोटा नहीं रहा, या x की वैल्यू 2r हो जाए, बोले यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है रेडियस के बराबर है या 2r है, अब छोड़ा तो वो भी ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, बट दैट ऑसिलेशन इज नॉट द SHM, दैट ऑसिलेशन विल ओनली पीरियोडिक बट नॉट SHM। हमें जो आंसर देखना है बेटा, अगर ऐसा होगा तो देन oscillation will be periodic but not SHM, oscillation will be periodic but not SHM। हमें ये आंसर पकड़ के चलना है, ये आंसर पिक करना है हमें, periodic but not SHM, ये कहानी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा क्या होता है कि यहाँ SHM हो जाता है और यहाँ SHM नहीं होता है, इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे SHM। बस आप लिख लीजिए इसको, ये आपके लिए काम की चीज है, क्वेश्चन मिलते हैं आपको क्या टिक करना है आपको पता होगा। हो गया बेटा, लास्ट तक आते आते लोग ढेर हो जाते हैं, लेट जाते हैं, फैल जाते हैं, होता है बेटा, होता है। कैसे कटेगा ये आखिरी पल, कितना देर बचा, घंटे और देखो बेटा है।
इच्छा नहीं करती है ना पढ़ने की कभी कभी। हाँ फंस गए। अच्छा वो तो डेली लगती है, अरे सृजन का तो डेली मन रहता है। अच्छा देखिए ध्यान से, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए, छोड़ दीजिए अभी हमें। अच्छा अगर कभी आपसे बोलेगा कि फील्ड और एक्स का ग्राफ खींचिए, ई और एक्स का ग्राफ, रिंग के सेंटर पर फील्ड कितना होता है? 0। अब जैसी एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे, एक्स जैसे से बढ़ेगा, फील्ड कैसे वैरी करेगा जल्दी बताओ। तो कल हमने पढ़ा था, पहले फील्ड बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा और फिर इंफिनिटी पे जाके 0। याद है कल ऐसा ग्राफ? अच्छा बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा जहां पे फील्ड मैक्सिमम होगा? r/2√2 या r/√2? r/√2। यस, r/√2 पर फील्ड मैक्सिमम, ऐसा कुछ करके बताया था। हाँ, और मैंने बोला था रट्टा मार लो, ये काम का है। पहुंचो, ये ग्राफ आपको रिंग के से फील्ड का ग्राफ बनाना है, घबराना नहीं। मिटा दें। चलो मिटाते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। प्लीज बातें नहीं, आज छोड़ दीजिए, बातें करना बंद कर दीजिए, पढ़ लीजिए, ग्रेविटेशन चल रहा है। देखिए, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, प्लीज सुनो, मिटा दें। चलो ध्यान दो बच्चों, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। देखिए सेमी सर्कुलर रिंग है, देख लो देख लो देख लो, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर फील्ड ये पूछा जाता है। ये रिंग जो है कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट रिंग के सेंटर पर तो फील्ड 0 होता है, ये रिंग कंप्लीट नहीं है, आधा रिंग है, हाफ रिंग। और फिर मुझसे कहा कि सेंटर पर फील्ड बताइए। कंसेप्ट बहुत सिंपल है बेटा। देखिए यहाँ पर हम छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके मानते हैं, थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट माना जो डी थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे करके मानते हैं। सुनिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो ऐसे कहीं इधर मान लेते हैं DE। और अब ध्यान से सुनिएगा, इस D का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। कंपोनेंट समय निकालते समय देखते समय डी थीटा ध्यान नहीं देंगे, थीटा ध्यान देंगे। इधर की तरफ थीटा है तो इधर कॉस आएगा, इधर साइन आएगा। जैसा एलिमेंट इधर है ठीक वैसा ही एलिमेंट सिमेट्रिकली, आईना है ऑब्जेक्ट तो इमेज, वैसा ही इधर एज्यूम करिए, सेम टाइप का एलिमेंट, सेम एंगल थीटा पर डी थीटा। तो ये बेटा ये जो एलिमेंट होगा उसी तरह से यहाँ भी फील्ड क्रिएट करेगा DE। उस D का कंपोनेंट फिर से इधर और इधर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये कंपोनेंट एडअप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो फील्ड होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ D sin थीटा, यानी एवरी कंपोनेंट का D sin थीटा, हर कंपोनेंट का D sin थीटा इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होगा, एडअप होगा। ध्यान से सुनिए बेटा। अब आप यहाँ पर सॉल्व पूरा नहीं करिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फील्ड जो होता है 2k λ/r होता है, जहां इलेक्ट्रोस्टैट में k का मतलब होता है 1/4πε0 और लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ग्रेविटेशन में k का जो यूज इलेक्ट्रोस्टैट में है और यहाँ पर g का यूज है। ग्रेविटेशन में k की जगह हम g पुट कर लेते हैं बस। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहीं पहुंचोगे, 2g λ/r, ये आता है फील्ड का फॉर्मूला, जहां लैम्डा का मतलब क्या है जल्दी बताओ, लीनियर मास डेंसिटी।
लीनियर मास डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी भी सिंपली बोलते हैं। व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ m upon 2 pi r over m upon pi r, pi r होगा ना लेंथ यहाँ पर। G is the gravitational constant 6.67 into 10 power minus 11 in SI unit. R is the radius of the ring. आराम से छोड़ दो, व्यर्थ है, छोड़ दो, व्यर्थ है। हटा दे। बेटा तो सेमी सर्कुलर रिंग से फॉर्मूला रट्टा मार लो, सेमी सर्कुलर रिंग से फॉर्मूला रट्टा मार लो, 2g लैम्डा बाय r। देखिए अच्छा बेटा, अरे यही हो भाई। अच्छा देखिए, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू रॉड। देखो बेटा, ये सवाल आ जाएगा, आपको पढ़ा रहेगा, आप जवाब दे देंगे, नहीं पढ़ा रहेगा रायता फैल जाएगा। ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू रॉड, ध्यान दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए इधर, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैं पहले ही आपको थ्योरी में करा दे रहा हूँ, कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, अगर मुझसे कहेगा इस पॉइंट पे फील्ड बताइए जो कि इस एंड से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, मुझे बताइए क्या मैं सेंटर ऑफ मास के मेथड से, सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है और यहाँ पर फील्ड निकाल सकते हैं? तो हमारा आंसर है नहीं सर। हम लोग सेल थ्योरम यानी सेंटर ऑफ मास का थ्योरम सिर्फ और सिर्फ हम स्फीयर के लिए यूज करेंगे, जिसे हम सेल थ्योरम बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा मत करना कि पूरा मास सेंटर पे मान के पॉइंट मास मान लिया और gm/r² वाला फार्मूला लगा देंगे, गलत। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि इस पॉइंट से माना कि h डिस्टेंस पर ये dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास है dm। ध्यान से सुनना, पढ़ा हुआ रहेगा क्वेश्चन आ जाएगा तो बना दोगे, नहीं पढ़ा रहेगा तो दिक्कत आएगी, इसे ध्यान सुन लो। अब इससे पॉइंट मास समझेंगे और इस पॉइंट पे फील्ड लिखेंगे। इस मास के से यहाँ पर जो फील्ड होगा इधर की तरफ होगा, तो DE बराबर लिखेंगे gm/r²। और अब बेटा इसमें कोई कंपोनेंट का चक्कर नहीं है, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। वहां पर किसी एंगल पर होते थे, इसलिए कंपोनेंट तोड़ के देखना पड़ता था कौन एड अप हो रहा है। इंटीग्रेशन जो उसी को करेंगे जो एड अप हो रहा है, सब्ट्रैक्ट वाले थोड़ी ना इंटीग्रेट करेंगे, गलत हो जाता। यहाँ पर सभी एलिमेंट के से फील्ड इधर की तरफ ही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर g/x²। अच्छा बताओ बेटा, dm की वैल्यू, dm ये है, मान लीजिए यूनिट लेंथ में लैम्डा मास है, यूनिट लेंथ में लैम्डा मास है, तो dx लेंथ में कितना मास, लैम्डा dx, यानी यहाँ पर मैं लैम्डा dx करूंगा, सिंपल सी बात है, और x की लिमिट रखूंगा। ये एंड यहाँ पर है, तो एलिमेंट अगर यहाँ मानूंगा तो x घट करके छोटा हो जाएगा, छोटा कितना होगा, r होगा, और एलिमेंट इधर मानूंगा तो x बढ़ता जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगा l+r, है ना, यहाँ होगा r, यहाँ होगा r+l। ध्यान से सुनिएगा, E बराबर g लैम्डा। अच्छा जानते हैं 1/x² dx का इंटीग्रेशन? देखिए मैं बताता हूँ, x की पावर 2 पर जाएगा -2, x की पावर -2 में +1 करेंगे, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 होता है -1 अपॉन -1, तो -1/x लिख सकता हूँ क्या? तो डायरेक्ट में इसका इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट हो गई r से r+l। और जानते हैं जब माइनस लगा रहता है ना, तो लिमिट अपर माइनस हुआ की बजाय लोअर माइनस अपर करते हैं। E की वैल्यू हो जाएगा g लैम्डा
ब्रैकेट में 1 अपॉन लोअर लिमिट पहले लिख लो, माइनस अपर लिमिट बाद में लिख लो, ठीक है। और अब एलसीएम ले लो, r प्लस एल यहाँ आएगा, r यहाँ आएगा, माइनस r से प्लस r कट जाएगा। फाइनली फील्ड का फॉर्मूला आएगा g लैम्डा l अपॉन r इंटू आर प्लस एल। दिस इज द फॉर्मूला, यानी किसी रॉड के वजह से उसी के लेंथ पर, उसी की लेंथ वाली लाइन पर r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे फील्ड पूछेगा, ये पढ़ा रहेगा तो आप आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे, ऑप्शन कुछ दिखने लगेगा। अच्छा, लैम्डा के बजाय मास के टर्म में लिखें तो लैम्डा बराबर क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, एल से एल कट जाएगा, जीएम हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। आराम से, बातें नहीं। बता दे बच्चों, जल्दी। कल मैंने रोटेशन में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, कराए कि नहीं कराए थे बताओ? बहुत सारे क्वेश्चन कराए, फिर जाके ग्रेविटेशन पढ़ाया। जो घर पे आराम करेंगे, आराम फरमाएंगे, वो कहाँ से करता है? मनोज कुमार सिंह नहीं आया था, उसने बहुत पहले ही सिद्धांत बनाया था, मनोज कुमार लॉ। एमके लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हाँ। अच्छा, घूमने गया था? अरे तुम यार, कल तो मिस कर दिया, केवी का देखना। अरे टॉफी को तो पकड़ना पड़ा, टॉफी को तो पकड़ना पड़ा। केवी तो कूद करके कभी उधर बैठता था, फिर कभी उधर बैठता था, फिर अल्टीमेटली टॉफी को पकड़ना पड़ा बहुत तेज कस के, तब जाके केवी रुक पाया बेचारा। देखिए, देखिए ध्यान से, ध्यान से प्लीज भैया, प्लीज शांत। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, सुनिए ध्यान से। देखिए, रॉड के केस में ना ज्यादा ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन में ज्यादा रॉड के सवाल नहीं आते। एक जो था वो मैंने आपको बता दिया, मतलब सवाल ऐसा मैंने देखा है, ऐसे बोलेगा m मास का ये रॉड है, l लेंथ है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है, बताइए फोर्स पार्टिकल पर कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे सर फोर्स लगेगा ME, E की वैल्यू Gm अपॉन R इंटू आर प्लस एल। R क्या है? नियरेस्ट एंड से इस पार्टिकल की डिस्टेंस, नजदीक वाले एंड से इस पार्टिकल की डिस्टेंस। ये वाला आपको ऑप्शन देखना है कि कहां पर है भैया। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल ये कहानी है। खैर, लिखिएगा बेटा हेडलाइन, हेडलाइन लिखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा प्लीज, बेटा प्लीज सुनिए, सुनिए। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जरूरी है, सवाल मिलता है, ध्यान से सुन लीजिए, सीख लीजिए, काम आएगा बहुत। क्वेश्चंस तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। शांत भाई शांत। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो बेटा, अगर कोई मास है, पहली लाइन तो ये बहुत ही साफ और स्पष्ट है जो मैं बोल रहा हूं कि हम पहले से भी बोल चुके हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी। हम एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं,
बट वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट चेंज इन पोटेंशियल। हम चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है यार किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, इसके लिए मुझे किसी दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल मालूम होनी चाहिए। अक्सर दूसरे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो माना जाता है और फिर उसे रेफरेंस कहते हैं, और उसके बाद किसी और पॉइंट पर हम पोटेंशियल सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सुनिए। जैसे ये कोई मास है, इसके चारों ओर फील्ड है, ये हम जान चुके हैं। इस फील्ड का जो रेंज होता है वो बहुत दूर तक होता है। लेट अस सपोज इंफिनिटी में दिखा रहा हूं, यानी फील्ड यहां तक है। एक बाउंड्री लाइन में ऐसे दिखा रहा हूं ताकि एक दिमाग में इंप्रेशन बने कि हमें यहीं तक फील्ड को सोचना है, इसके आगे फील्ड नहीं है। अब सोचिए ये मास इंफिनिटी में रखा है, यानी कि इसके रेंज से बाहर रखा है, तो इस मास के फील्ड का असर यहां पर नहीं है, कोई फोर्स अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्या होता है बेटा, अमूमन इन जनरल या क्वेश्चन में ना कहे तो हम ऐसा मान लेते हैं कि when two masses are at infinite separation the potential energy stored between the two masses is zero। यानी बेटा जब दो मासेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे होता है तो हम मान के चलते हैं कि सिस्टम का पोटेंशियल जीरो है। हम पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, माना गया है। दिस इज द अजम्पशन, यानी हमारा जो पैरामीटर सेट किया गया वो ये बोला गया है दो मासेस जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो तो पोटेंशियल जीरो मान लिया कीजिए। चलो मान लिया, दिस इज आवर रेफरेंस फ्रेम जहां पर पोटेंशियल जीरो मानते हैं। तो चलिए यहां पर जीरो मान लिया, इनफाइनाइट सेपरेशन। इसीलिए आज के बाद जब भी बोले दो मासेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल जी क्या लेना बेटा, जीरो। क्या हमेशा यही होता है, ऑलवेज होता पोटेंशियल जीरो? नहीं, दिस इज ओनली द अजम्पशन, यह मान लिया गया है। अब यहां पर बेटा इस मास को हम लेके आते हैं फील्ड की किसी पॉइंट तक। अब सोचिए मैं इस मास को ऐसे पकड़ा और उसके बाद ऐसे खींच रहा हूं, मतलब सॉरी, जब इसको अंदर ही लाऊंगा, हल्का सा मैं अंदर लाऊंगा, तो क्या ये सोर्स मास है जो फोर्स लगा के इसे अपनी तरफ खींचेगा? ग्रेविटी का फोर्स इधर लगेगा। अब मुझे इसे स्लोली लाना है, स्लोली लाना है। क्यों लाना है स्लोली? जिससे कि हम वर्क और एनर्जी वाले चैप्टर पढ़े थे, वर्क डन बाय एक्सपेरिमेंट होता है चेंज इन पोटेंशियल ओनली व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज स्लोली, यानी जब डिस्प्लेसमेंट काफी स्लोली हो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो, तो आप जो भी वर्क करेंगे वो पोटेंशियल में चेंज के बराबर होगा। हम कितना वर्क करें वो आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हमें चेंज इन पोटेंशियल सॉल्व हो जाता है, जिससे हमारा मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए मास को तेजी से लगा करके कैसे लाना चाहते हैं, स्लोली। अब जैसे आप लाएंगे तो ग्रेविटी किधर लग रहा है, अंदर, तो हमें किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर। एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, बाहर फोर्स लगाएगा। एक्सटर्नल भी इधर ही लगाएगा, ग्रेविटी भी इधर, तो एक्सेलरेट कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। हमें बहुत स्लोली लेके आना है। ग्रेविटेशन का फोर्स 10 न्यूटन, तो हमें भी 10 न्यूटन, और अलाउ करना है, हल्का सा फोर्स कम करना ताकि जा सके उधर, हल्का सा अलाउ करना, हल्का सा अंदर आया, फोर्स 10 से 11 हो गया, सेपरेशन कम होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा। 10 से 11 हो गया, अपना फोर्स भी 11 करना है। धीरे धीरे ये काम करते करते धीरे धीरे आपको यहां से यहां तक आने देना है। इस पॉइंट पर मास पहुंचा, उस मास को फिक्स कर दीजिए, यहां पर पाइवोट कर दीजिए, हिंज कर दीजिए उसको। तो बोला जाएगा कि जब मैं यहां से यहां आया तो वर्क डन सॉल्व करिए, कितना वर्क होगा। जब यहां पर आएगा मास अब यहां नहीं यहां है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो पोटेंशियल जी की डेफिनेशन यहां पे ये बताई गई है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल जी की डेफिनेशन बताई गई है, जब किसी मास को इन्फिनिटी से स्लोली स्लोली लेकर आते हैं, स्लोली स्लोली लेकर आते हैं, तो इसमें जितना वर्क करते हैं, एक्सटर्नल को जितना काम करना पड़ता है, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। दरअसल इस डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। ये डेफिनेशन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंफिनिटी से किसी मास को यहां तक लाने में जो वर्क करेंगे उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उस डेफिनेशन में जरा सा एक लाइन जोड़ सकते हैं हम लोग, तो ये ठीक हो जाएगा कि प्रोवाइडेड दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। क्योंकि आप जब यहां से यहां लेके आते हैं, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है,
तो हम जानते हैं एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो तो u फाइनल माइनस u इनिशियल के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप यहां से लेकर यहां तक आ रहे हैं, आप जो भी काम करेंगे वो u फाइनल माइनस u इनिशियल के बराबर होगा। अब u इनिशियल इज टेकन टू बी 0 एट इंफिनिटी, ध्यान से सुनना, एट इंफिनिटी u इज 0, ये मान लिया गया है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनिशियली चूंकि इंफिनिटी पर थे इसे 0 करेंगे, फाइनली यहां पर इस पॉइंट पर तो सिस्टम की पोटेंशियल डी यू। तो डेफिनेशन में यही बोला गया है कि जब आप यहां से लेकर के यहां तक आते तो आप जो भी काम करेंगे 10 जूल 5 जूल 20 100 जूल वही इसकी पोटेंशियल जी कहलाएगी। इसीलिए इस डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं अधूरा है। इसमें एक लाइन और जोड़नी चाहिए कि प्रोवाइडेड दैट एट इंफिनिटी द पोटेंशियल जी इज टेकन टू बी 0। अगर कोई क्वेश्चन में बोल दे इंफिनिटी पर पोटेंशियल जी -1 जूल या 1 जूल कुछ भी दे दे तो यहाँ -1 करेंगे तो u फाइनल माइनस u इनिशियल में u और इनिशियल इंफिनिटी होता -1 तो u +1 हो जाएगा। तो वर्क डन आपका u के बराबर नहीं आएगा, फिर u +1 हो जाएगा। इसीलिए इस डेफिनेशन में ये डेफिनेशन तभी होता है सही जब इंफिनिटी पे हम 0 लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आप बोल सकते हैं कि हाँ सर इंफिनिटी पे 0 है, अब हमने काम जितना किया वही पोटेंशियल जी कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपके द्वारा वर्क प्लस में कि माइनस में? हम बोलेंगे सर देखिए एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा? बाहर। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से बाहर, डिस्प्लेसमेंट किधर है? अंदर, अपोजिट है, माइनस में आएगा वर्क डन। वर्क डन माइनस में आएगा। सो पोटेंशियल जी माइनस में होता है। कभी भी आप देखते हैं दो मास अगर r डिस्टेंस पर है पोटेंशियल जी इज माइनस नेगेटिव। पूछा जाता है कि पोटेंशियल जी नेगेटिव में क्या बताता है, तो हम बोलते हैं नेगेटिव में इसलिए बता रहा है, नेगेटिव है ये बताता है कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, बाइंड अप करके रखता है, एक दूसरे को बांध के रखना चाहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर एक बात और सुनिए बेटा, जैसे ये चौक है इस पर ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, मैं किधर फोर्स लगा रहा हूं? ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। अगर चौक उधर ही चल रहा है तो बोलो कंजर्वेटिव फोर्स जिधर पुल कर रहा बॉडी उधर ही चल रहा है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में चलेगा तो पोटेंशियल जी ऑलवेज डिक्रीज करता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट चलेगा, कंजर्वेटिव किधर लग रहा है? नीचे, और बॉडी किधर जा रहा है? अगर कंजर्वेटिव के अपोजिट चलता है तो हमेशा पोटेंशियल जी इंक्रीज करता है। बताइए ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव है? यस। ग्रेविटी किधर पुल कर रहा है? अंदर, तो अंदर आ रहा है, पोटेंशियल जी डिक्रीज हो रहा है। 0 है तो पोटेंशियल जी डिक्रीज होगा तो 0 से माइनस में पहुंच नहीं जाएगा, इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो पोटेंशियल जी माइनस में हो जाएगा। अगर मैं यहां से उठा के अपोजिट ले जाऊं, ग्रेविटी अंदर और मैं बाहर खींच के ले जा रहा हूं, तो हम बोलेंगे सर कंजर्वेटिव के अपोजिट ले जाते हो तो पोटेंशियल जी सिस्टम की इंक्रीज होती है, माइनस से 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर बेटा पोटेंशियल जी यहाँ पर सिस्टम का माइनस में क्यों आएगा? दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो सर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन माइनस में इसीलिए पोटेंशियल जी माइनस में, या दूसरा इंफिनिटी से जब इस पॉइंट तक लेके आओगे सर तो कंजर्वेटिव अंदर खींच रहा है, पुल कर रहा है अंदर, और बॉडी भी उधर ही चल रहा है, सिस्टम की पोटेंशियल जी डिक्रीज करेगी, और 0 से जब घटेगा तो माइनस आ जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या ऑलवेज पोटेंशियल जी माइनस में होगा? नो, पोटेंशियल जी ऑलवेज माइनस में होगा, ऐसा गलत है। यहाँ पर पोटेंशियल जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोटेंशियल जी। मान लो मैंने इंफिनिटी पर पोटेंशियल जी माना 100 जूल और वर्क डन है -10, यानी 100 में 10 घटाना है तो 90 प्लस में आ जाएगा। लो आ रही बात समझ में? तो अगर किसी सेपरेशन में दो मासेस आ गए, बोलेगा क्या पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव? बोला ऑलवेज नहीं भाई, या नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जी 0 है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। पोटेंशियल जी यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई? पहुंचो जरा प्लीज। शांति लिखिए, हेडलाइन दीजिए। क्या आपको थोड़ा सा पोटेंशियल जी समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया?
घबराहट तो नहीं हो रही? हाँ ठीक है, बोला था मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे कहे दैट में सर आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, वो स्टूडेंट अमित जी आपके पीछे क्या नाम है उसका? मुद्गल। मुद्गल इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। उसको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ता है, जब पढ़ना होता है अपना मुंडी ऊपर करता है पढ़ता है, नहीं पढ़ना होता है सो जाता है, लेट जाता है, कुछ और पढ़ता है, लेकिन बाकी को डिस्टर्ब नहीं करता कभी। ये बहुत अच्छा है। कुछ सुबुगाहट आ रही है? पढ़ो बेटा पढ़ो, बायो समझ के पढ़ लो। देखिए हेडलाइन लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी जो स्टोर हुआ वो कितना होगा? इसके लिए हम लोग अपना मुंडी को ऊपर कर लेते हैं ना। पहले मुंडी को कहाँ रखते हैं? ऊपर। देखिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट मास है, 2 मास है m1 और m2। कैसा मास है? पॉइंट मास। r सेपरेशन पे है। अगर मुझसे कहता है पोटेंशियल जी लिखिए, तो बेटा हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। हम डेरिवेशन क्यों? क्या हुआ अर्दित? हर वक्त हंसता रहता है ये लड़का, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको जहां से भी हंसी मिलती है ये हंसता रहता है, परफेक्ट लग रहा है। हाँ ठीक है बेटा, हंसते रहो। पढ़ लिया मित्रों, ठीक है दोनों का। मुंडी पर तो 2 मास से m1 m2 r सेपरेशन के पोटेंशियल जी होता है माइनस जी m1 m2 अपॉन r। हम लोग कहेंगे कि 2 पॉइंट मासेस के बीच का पोटेंशियल जी ऑलवेज ही नेगेटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होगा। अच्छा ये फॉर्मूला जब मैं लिख रहा हूं तो बताओ पोटेंशियल जी 0 कहां माना है? ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो पोटेंशियल जी r सेपरेशन पर 2 मासेस है, पोटेंशियल जी मैंने लिखा r स्क्वायर। पोटेंशियल जी बताओ कहां पर 0 माना गया होगा? इंफिनिटी पर। वेरी गुड। कितना लो कॉन्फिडेंस, अभी तो समझाया। कुछ ना बोले तो पोटेंशियल जी इंफिनिटी पे 0 लिया गया है। 2 मास के बीच का इनफाइनाइट सेपरेशन है, पोटेंशियल जी इज टेकन टू बी 0। Sorry, no thank you, I hate sorry। चलो ध्यान दो, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। अच्छा बताओ पोटेंशियल जी माइनस में क्या बताता है? अट्रैक्शन। ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव लग रहा है, एक दूसरे से बाइंड अप है, बंधे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रहा है एक दूसरे को। बोलो क्लियर हो रहा है? ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कितना टाइम है? बाकी बातें जरा प्लीज सुनिए।